वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी की लिस्टिंग पीडीएफ है, इसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीपीसीएस की तैयारी करें, आप आरओ की, बीईओ की या फिर किसी भी दूसरे एग्जाम की, सो आपको इस पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 90% क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर इतना भर आपने कर लिया तो आप यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा आगे होंगे और सारे स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली। सो अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक आपका हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप हो चुकी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लिस्ट है उसको आज हम कवर अप करेंगे। सो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सो दोस्तों, आज के इस वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे भूमि के अवनतीकरण, यानी कि जो भूमि डिग्रेड हो जाती है, सो उसको नियंत्रित करने और भूमि सुधार के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं अभी तक सरकार द्वारा शुरू की गई थी, कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो उसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर वर्ष और कार्यक्रम, पहले के जो कार्यक्रम है, इसके बाद उनका मुख्य उद्देश्य और कार्यक्रम के घटक क्या रहे और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, जो कि 1952 की थी। ये ईयर वाइज कई बार पूछा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कौन से वर्ष में स्टार्ट किया गया, तो याद रखना है आपको 1952। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य था और जो कार्यक्रम के घटक थे उसको देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आधारभूत ढांचे का निर्माण और शिक्षा एवं स्वास्थ्य का प्रावधान कर मानव संसाधन विकास में निवेश द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में स्फूर्ति लाना, ये इसका एक मेन पर्पस था। और यह कार्यक्रम सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्रों अर्थात समुदाय विकास खंडों में लागू किया गया। सो ये मेन बात है इस कार्यक्रम की। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं भू सुधार 1956 से 66 तक। काश्तकारी सुधार, जमींदारी उन्मूलन, भूमि संगठक और भूमिहीन गरीबों, सीमांत किसानों में भूमि का वितरण कर भूमि का पुनः वितरण करना, ये इसका मेन पर्पस था भू सुधार का, जो कि 1956 से 1966 तक ये पूरा चला। दोस्तों, वीडियो में आगे चलें इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बीईओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में ज़रूर जानिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है और ये है हमारा कंटेंट जहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे आपके लिए हमने पहले ही अवेलेबल करवाया था। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो आपका 125 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से ही मिले हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया हुआ है तो आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाता है। ये पेड क्विज है, अगर आपने पेड क्विज ज्वाइन कराया तो पेड क्विज में भी देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा ना करवाया गया हो। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू जो जिनको करवाया गया है और एग्जामिनेशन में वो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। सो आप लोगों को ये मेरा सजेशन है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीईओ की, आरओ की, उत्तर प्रदेश पीसीएस की, तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं 7523864455, 8564880530, 9696066089, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान सर से व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करना चाहें तो आप ये 7838692618 इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये बताना सिर्फ इतना सा ही मेरा पर्पस है इसको बताने का, ताकि आप किसी और के ट्रैप पे ना फंसें। आप वहाँ से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, उनके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी स्टार्ट करें जहाँ से आपकी सफलता सुनिश्चित हो। क्योंकि आज की डेट में अगर आप बात करें तो भाई समय ये सबसे कीमती है। जो मनी है वो इतनी वैल्यू नहीं रखती, बट आपका टाइम बहुत मायने रखता है। एक साल जो आपकी तैयारी होगी वो डिसाइड करेगी आपका पूरा आने वाला फ्यूचर। सो आप अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल ना करें, वहाँ इन्वेस्ट करिए जहाँ पर आपका सिलेक्शन इंश्योर हो रहा है। तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू जो पढ़ाया गया है, जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, सो उसी के यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आए और कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से पूछी गई है, जो अभी पीसीएस का 14 मई को पेपर हुआ है। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी करनी चाहिए। सो ज्ञान सर को आप तुरंत ज्वाइन करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। जो नंबर्स मैंने आपको बताए उन नंबर्स पर कॉल करिए। और उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ, बीईओ, इवन अगर आप लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के भी लेटेस्ट बैच को लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर मिलते हैं। क्योंकि यह राज्य का विषय था, इसलिए सुधार की प्रक्रिया या फिर जो प्रारंभिक गति थी वो बहुत मंद रही। भूमि का वितरण आशा से बहुत कम हुआ। वितरित भूमि सीमांत और अनुत्पादक रही, अनप्रोडक्टिव रही। छोटे काश्तकारों की स्थिति में कोई खास चेंज नहीं आया और 1990 तक भू सुधार में की जो परिवर्तन जो था वो भी नहीं आया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कृषि विकास कार्यक्रम। अब इसमें 3 चीज़ें रहीं। पहला गहन कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, दूसरा गहन कृषि विकास कार्यक्रम और तीसरा उच्च उत्पादन देने वाले बीजों का कार्यक्रम। ठीक है, अब इसमें 50 के दशक के अंत और 60 के दशक के शुरू में खाद्यान्न में कमी से अधिक अन्न उपजाऊ अभियान को बल मिला। उच्च उत्पादन देने वाले बीजों और सिंचाई में वृद्धि से कृषि पैदावार और उत्पादकता में वृद्धि हुई। अब हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन इसकी सफलता केवल संचित क्षेत्रों और बड़े किसानों तक ही सीमित थी। क्षेत्रीय असंतुलन और आय में अंतर अपनी चरम स्थिति पर या फिर चरम सीमा पर बना रहा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं विशेष क्षेत्र ग्राम विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। सबसे पहला है इसमें पर्वतीय क्षेत्र विकास एजेंसी कार्यक्रम 1972 का, ये ईयर आपको एज इट इज याद रखने हैं। क्षेत्रीय असंतुलन को कम से कम करना और पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण विकास का प्रबंध कर आर्थिक विकास की गति तेज करना। ठीक है, ये इसका मेन पर्पस था। और पर्वतीय क्षेत्रों को विशिष्ट क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो कि 1973-74 का था। और ऐसी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना जिससे सूखा, मजदूरी, रोजगार की घोर कमी को दूर किया जा सके, ये इसका बेसिक पर्पस रहा। इसके बाद अगला है आपका कमांड एरिया विकास कार्यक्रम 1974। इसमें सिंचाई की संभावनाओं का तीव्र और अधिकतम उपयोग कर कमजोर वर्गों पर जोर देते हुए कृषि फार्म विकास करना, ये इसका पर्पस था। इसके बाद अगला है आपका मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1978। देखिए इनके ईयर एज इट इज याद रखने ही पड़ेंगे आपको, एग्जामिनेशन में स्पेशली उत्तर प्रदेश पीसीएस में आपसे जरूर ये चीजें पूछी जाएंगी। अब इसका जो पर्पस था वो क्या था? पर्यावरण की क्षति को कम करना और गर्म तथा शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्यावरण में सुधार लाना, ये इसका बेसिक पर्पस रहा। इसके बाद है आपका लघु किसान विकास एजेंसी 1973। तो इसका मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों की पहचान करना, उनके संसाधनों की सूची बनाना और उन्हें विभिन्न विकास विभागों एजेंसियों से इनपुट और क्रेडिट प्राप्त करने में मदद करना था। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है आपका काम के बदले अनाज, ये कि आपका 1977 की योजना थी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिए अतिरिक्त लाभदायक रोजगार सृजित करना और जिससे उनकी जो आय है और जो पोषण है उसमें बढ़ावा दिया जा सके और अतिरिक्त खाद्यान्नों का उपयोग कर स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण करना, ये पर्पस था आपका काम के बदले अनाज कार्यक्रम का। योजना में कुछ खामियां होने के कारण यह कार्यक्रम अधिक कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद नेक्स्ट लिस्टिंग की बात करें, इसमें बात हो रही है भारत की रिफाइनरी और उनकी उत्पादन क्षमता की। सो अब यहाँ पर देखते हैं भारत की कौन कौन सी रिफाइनरी है, कौन कौन से स्टेट में है, कब प्रारंभ हुई और उनकी कैपेसिटी क्या है। सो आइए देखते हैं इनको। अब इसमें भले ही आप कैपेसिटी को याद ना रखें, लेकिन आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए कि भाई कौन कौन से स्टेट में है। सबसे पहले हम बात करें डिगबोई की। जैसे ही आप डिगबोई के बारे में सुनेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भैया इस असम में ही होगी ये। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इस रिफाइनरी को चलाया जाता है और ये जो है प्रारंभ हुई थी 1901 में। ठीक है, कैपेसिटी में यहाँ पर इसको स्किप कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कैपेसिटी इज इंपॉर्टेंट और इसके बिहाफ पर कोई क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में शायद ही पूछा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। चलो नेक्स्ट हम बात करें ट्रॉम्बे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ट्रॉम्बे आपको महाराष्ट्र एकदम सही से याद रहेगा, ये इसमें कोई इशू नहीं है। 1954 में इसको स्थापित किया गया। इसके बाद ट्रॉम्बे भारत पेट्रोलियम
कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो रिफाइनरी है ये भी महाराष्ट्र में है और 1955 में इसको स्थापित किया गया। इसके बाद विशाखापट्टनम HPCL, ये आंध्र प्रदेश की है, 1957 में ये स्टार्ट हुई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें नूनमती IOCL, ये आपका असम में है, 1962 में इसको स्टार्ट किया गया। अगली है आपकी बरौनी, ये बहुत बार पूछी गई है, बिहार में 1964 में ये IOCL के द्वारा इसको स्थापित किया गया। इसके बाद कोयली, इसकी बात करें तो ये आपकी कहाँ पर है, गुजरात में है रिफाइनरी, 1965 में इसको शुरू किया गया और IOCL के द्वारा। इसके बाद कोच्चि CRL के द्वारा, कोच्चि मतलब केरला की बात करें, 1966 में इसको शुरू किया गया। चेन्नई की बात करें MRL, तमिलनाडु में 1969 में। हल्दिया की बात करें तो पश्चिम बंगाल और 1975 में ये शुरू हुई। इसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम हल्दिया वाला हो गया आपका। फिर बोंगाई गांव, ये BRPL के द्वारा असम में 1979 में इस रिफाइनरी को। मथुरा वाली ज़रूर याद रखिएगा, यूपी स्पेसिफिक है, उत्तर प्रदेश में है, 1982 में इसको स्टार्ट किया गया IOCL के द्वारा। इसके बाद नुमालीगढ़ की बात करें, यह भी IOCL के द्वारा ही इसको स्थापित किया गया, असम में है, 1999 में शुरू हुई। जामनगर, पूरे देश में सर्वाधिक तेल शोधन क्षमता वाला, इसको ज़रूर याद रखना है आपको, RP के द्वारा, और गुजरात में 1999 में स्टार्ट किया गया। इसके बाद करनाल में IOCL के द्वारा, हरियाणा में 1998 में, मंगलौर HPCL कर्नाटका में 1998। इसके बाद पानागुंडी IOCL के द्वारा, तमिलनाडु में 1999 में। इसके बाद पंचप्रदा HPCL, ये आपकी राजस्थान में, और 2013-2017 के बीच में ये शुरू हुई है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी बीना, ये मध्य प्रदेश में 2011 में ये शुरू हुई। ठीक है, सो टोटल कैपेसिटी भी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगली लिस्ट की बात करते हैं। इसमें हम देखेंगे भारत के मुख्य जल विद्युत संयंत्र कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में मचकुंड, नागार्जुन सागर, जिसको मैं अंडरलाइन करूंगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपको ज़रूर याद रखना है कि कौन से स्टेट में है। इसके बाद निज़ाम सागर, सेलूरू और श्रीसेलम। तो यहाँ पर अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो जल विद्युत संयंत्र आपको स्पेशली जो याद रखें वो नागार्जुन सागर याद रखना है, निजाम सागर याद रखना है और श्रीसेलम याद रखना है। बिहार की बात करें तो कोसी है, अभी तक तो पूछा नहीं गया ये यूपी के किसी एग्जाम में। गुजरात की बात करें तो उकाई तापी परियोजना, इसको याद रखना है। और हथमाटी, ये साबरमती पर, ये भी याद रखना है। भद्रा काठियावाड़ भी याद रखना है आपको, और सरदार सरोवर भी याद रखना है। इसके अलावा अकरी मोटा भी आपका कहाँ पर है, ये गुजरात में है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें, दुलहस्ती आपको ज़रूर याद रखना है, और सलाल डैम आपको याद रखना है, बगलिहार भी याद रखना है, और निचली झेलम यहाँ पर है। तो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको तो आप बिल्कुल ना भूलिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहीं से आपसे पूछा जाएगा। झारखंड की बात करें, मेथन आपको याद रखना है, पंचेत आपको याद रखना है, बाल पहाड़ा है इसमें। इसके बाद जो आपको इसके अंदर याद रखना है वो कोनार है और अयार तलैया है। ठीक है, और सभी जो है DVC के अधीन है। इसके बाद नेक्स्ट कर्नाटका की बात करें तो महात्मा गांधी जोग प्रताप, ये ज़रूर याद रखना है। शिव समुद्रम जो कि कावेरी पर है, इसको ज़रूर याद रखना है। भद्रा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा तुंगभद्रा याद रखना है। कृष्ण राज सागर, ये आपको याद रखना है। ये स्पेशली इस तरीके से आएगा, इसमें आपको दो लिस्टिंग दे रखी होंगी, आपको मैच कराना होगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा मैच है या फिर कौन सा नॉट मैच्ड वाली कैटेगरी में। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे आएगा। नेक्स्ट हम केरला की बात करें तो केरला में इडुक्की आपको ज़रूर याद रखना है, पेरियार रिवर पर। इसके बाद जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो आप याद इसके अंदर रखिएगा, ये सावरगिरी, ठीक है, और पेरियार याद रखिएगा। इसके अलावा कई सारे हैं, पेरियंगल है, पोत्रीवार है, परम विकुलम है, पल्ली वासल है, पल्ली वासल भी याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कुलहौडी है, इसके अलावा जो है कलाडा है, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जवाहर सागर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और तवा ज़रूर याद रखिएगा, ये दो पूछे गए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपका जो आपको यहाँ पर याद रखना है दैट इज़ कोयना, कोयना को ज़रूर याद रखिएगा। और इसके अलावा आप मैथन को ज़रूर याद रखिएगा, पैथन लिखा है, ये मैथन है। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो इसमें आपका दीकू है, दोपन है, दोनों जो है नागालैंड में है। गोमती त्रिपुरा में है। लोकटक यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा, मणिपुर में है।
कोपाली असम में है, इसके अलावा आपका खांडोंग और किरदम कुलाई, ठीक है, और इसके अलावा आप सिरलोई, बारावी और रंगा नदी, ये देखिए ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं किसी को अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा हो सकता है कोई अगर इसमें से जल विद्युत संयंत्र जो है वो लाइमलाइट में रहता है, न्यूज़ में रहता है, तब वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दैट इज़ नॉट ओनली करंट अफेयर, दैट इज़ स्टैटिक विद करंट अफेयर, सो उसके पूछे आने की संभावना होती है। सो अगर ऐसा कोई आपको करंट न्यूज़ में दिखता है तो उसको ज़रूर याद रखें, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा की बात करें, हीराकुंड तो आपको याद रखना ही है, इसको स्किप कर ही नहीं सकते आप किसी हालत में, और इंद्रावती को भी नहीं कर सकते, ठीक है। रेगाली ब्रह्माणी रिवर पर है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद मणिपुर की बात करें तो अभी हमने बात करी थी, लोकटक तो आपको याद रखना ही है। इसके बाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बात करें, भाखड़ा नागल इसको ज़रूर याद रखना है, सतलज रिवर पर है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है आपका हरीके बांध, इसको ज़रूर याद रखना है, ठीक है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। पोंग डैम को ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा रंजीत सागर बांध ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा जो आप याद रखें इसमें ये शानन जल विद्युत परियोजना, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वो इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। बहरहाल बाकी सब भी आपको एक एक बार यहाँ पर देखते हुए ज़रूर चलना है, ठीक है, और जो करंट में रहेगा वो तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके बाद राजस्थान की बात करते हैं, राणा प्रताप सागर आपको ज़रूर याद रखना है और जवाहर सागर याद रखना है, दोनों चंबल नदी पर हैं। तमिलनाडु की बात करें तो मेटूर ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा जो आपका है कोडियार याद रखना है, यहाँ पर भवानी बैराज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। शोलायार याद रखिएगा और सुलियार ये ज़रूर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड की बात करें, टिहरी बांध तो याद होगा ही आपको, कोटेश्वर बांध भी होगा याद, दोनों ही भागीरथी रिवर पर है। उत्तर प्रदेश में रेहंद, रामगंगा, छिबरी और टोंस। और आपका पश्चिम बंगाल की बात करें, पंचेट कई बार पूछा गया है, पुरुलिया, दोनों याद रखिएगा। सिक्किम की बात करें, तीस्ता बांध, रंजीत और तशिंगडिग। इसके बाद दोयंग, ये आपका कहाँ पर, तमिलनाडु में। और मिज़ोरम की बात करें तो टयूरिल। सो ये सारी चीज़ थी जो हमने आज के इस वाले सेशन में कवर अप करी है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितना मैंने आपको बताया है उसको माइक्रो नोट्स की फॉर्म में या तो अपने पास रखिए, और उससे बेहतर है कि आप पेड ग्रुप ज्वाइन करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। उसके बाद ये सारी पीडीएफ आपके पास होंगी, आप मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज कर सकते हैं। साल 2024 का जो उत्तर प्रदेश पीसीएस होगा उसके लिए आज और अभी से तैयारी करिए। पूरा एक साल अपने लिए, अपनी लाइफ को आगे सेटल डाउन करने के लिए ज़रूर इन्वेस्ट करिए। और इसके लिए अगर कुछ आपको एक्सपेंस भी करना पड़े अपनी पढ़ाई पर, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि अभी आज और अभी करिए, मतलब बिल्कुल इसमें डिले मत करिए। जो इंटीग्रेटेड कोर्स है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उसको आप ज्वाइन करिए, आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। और जितने स्टूडेंट्स हैं जो आपके कंपटीशन में पैरेलल चल रहे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा आप आगे खड़े होंगे, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।